आप पहले पूछिए। तो आपके डाउट्स क्या है पहले वो पूछ लीजिए, फिर आगे सर बढ़ते हैं। हाँ उपार्जित अनुपार्जित में सर आपको अंतर बताना था। हाँ, मैंने एक तो आपको फिर भेजी, आप तो उसको तो पढ़ ही लीजिएगा। अब यस बेटा सर। तो वो कमल कमल यादव, तुम जरा थोड़ा सा मैदान में आओ। मैदान में आओ मतलब मेरे को दिखो, है ना, वो ऑन करो अपना वीडियो, तुमसे मुझे बात सर करनी। आप प्रॉब्लम सर तो नहीं ठंडी। है वीडियो में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वीडियो में? तुमको कोई सर प्रॉब्लम तो नहीं है चालू करने में? सर सर नहीं सर, लेकिन सर उसमें सर अभी सो रहे सर, सो के जागेगा तो सर वहीं बैठे सर। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन मुझे ये मालूम रहना चाहिए कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? वो मुझे एडवांस देते रहना, ठीक है? यस सर बोलेंगे सर। अच्छा अब देखो, ऐसा है, मैं तुमको एक उदाहरण देता हूँ। तुम्हारे घर में किस चीज का काम है पहले बताओ? काम क्या करते हैं घर वाले? सर पापा जी सर किसान है सर। किसान। ठीक है, उन्होंने 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 किसी से एक से सौदा किया, ठीक है? उन्होंने क्या उगाते हैं तुम्हारे पापा किसान, किसानी में? जिसकी सब्जियां हुए हैं सर। सब्जियां। चावल। मान लो उन्होंने सब्जी उगाई, यस है ना, उन्होंने यस सब्जी सर। उगाई। एक एग्जांपल देते हैं, उन्होंने टमाटर उगाया। यस और सर। मैं एक फैक्ट्री चलाता हूँ जिसके अंदर मैं टमाटर के वो बनाता हूँ, क्या कहते हैं, सॉस वगैरह बनाता हूँ, तो मुझे टमाटर लगते हैं। तो मैं तुम्हारे पापा से, पिताजी से मिला, आएगा इधर का। और उनसे मैंने, पिताजी से मिलके मैंने उनसे सौदा किया कि भाई ऐसा है कि ये आप मुझे 50-100 किलो 1 क्विंटल टमाटर का मैंने तुम्हारे पापा से सौदा किया, ठीक है? समझ में आई बात तुमको कमल यादव? यस सर। यस सर। अब ये तय हुआ कि उसके लिए मैं तुम्हारे पिताजी को एडवांस दूंगा, अग्रिम में। पहले उन्होंने कहा कि भाई पहले थोड़ा सा पैसा जमा कीजिए आप, क्योंकि आप अभी, आज का रेट तय हुआ, और आज के रेट में उन्होंने ये कहा कि 2 महीने बाद मुझे टमाटर मिलेंगे, यस ठीक सर। है? और आज के 2 महीने बाद मिलेंगे, तो उन्होंने ये हुआ, तय हुआ कि भाई 100 किलो 1 क्विंटल टमाटर चाहिए, तो 5,000 रुपए मुझे एडवांस देने हैं। तो मैंने तुम्हारे पापा को, पिताजी को 5,000 रुपए एडवांस दे दिए। तुम ये बताओ, अभी टमाटर वो तुम्हारे पिताजी मेरे को 2 महीने बाद देंगे, मैंने 5,000 रुपए एडवांस दे दिए, तो ये तुम्हारे पापा, पिताजी की ये आय हो गई कि अभी आय नहीं हुई है 5,000 रुपए? आय हो जाएगी सर। लेकिन सर अकाउंट्स आपने पे कर दी। अकाउंट्स में ऐसे को, अकाउंटिंग में, लेखांकन में इसको आय नहीं कहेंगे। अभी तुम्हारे पिताजी ने टमाटर दे दिए क्या मेरे को, ये बताओ? नो सर। अभी तो नहीं दिए। तो ये पैसे मैंने टमाटर देने के लिए दिए थे कि ये पैसे मैंने उनको रखने के लिए दिए थे? टमाटर देने के लिए सर दिए थे तो सर। टमाटर तो मुझे मिले नहीं है। तो अभी तुम्हारे पिताजी इसको अपनी आय नहीं मान सकते, अकाउंट्स ये तो कहते दायित्व मानेंगे सर अभी। हैं। ये दायित्व माना जाएगा। अगर वो टमाटर मुझे नहीं देते तो ये पैसा उनको मुझे वापस करना पड़ेगा। बात समझ में आई तुमको ये बात? यस सर। तो ये जो है, इसको वो अनुपार्जित आय कह सकते हैं। यस सर। ये अनुपार्जित आय, ये आय नहीं है। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उन्होंने मेरे को 100 जो है 100 किलो मतलब 1 क्विंटल टमाटर 2 महीने बाद दे दिए। अब दूसरी बात करें, 2 महीने बाद दे दिए, ठीक है? यस सर। अब मान लीजिए अपना जो 100 किलो टमाटर है, तो वो आपका मोटे तौर पे मान लीजिए 8,000 रुपए का होता है। मुझे आइडिया नहीं कितने का, 8,000 का मान यस लीजिए, सर। थोड़ी गलती, यस ठीक सर है? मान लिया। 5,000 रुपए तो मैं पहले दे चुका हूँ, यस सर। अभी मुझे 3,000 रुपए और देने हैं। बात समझ यस में आ गई? सर। उन्होंने मुझे टमाटर जो दिए वो 8,000 रुपए के दिए, मैं 5,000 रुपए दे चुका हूँ, 3,000 देने। अभी मैंने 3,000 दिए नहीं है। तो यहाँ पर अब वो अपनी उपार्जित आय को 8,000 रुपए मानेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने टमाटर मुझे दे दिए, तो उनकी उपार्जित आय कितनी हो गई? 8,000। यस सर। 8,000, 8,000। उस आ आठ गया सर। 8,000 के अंदर उनको कितने मिल चुके हैं और यस पहले सर। से? 5,000। 3,000 रुपए अभी भी उनको मिलना बाकी है। यस सर। तो वो अपनी 8,000 रुपए को अपनी उपार्जित आय मान सकते हैं टमाटर देने के बाद। जब तक यस वो सर। टमाटर मुझे नहीं देते हैं, और मैंने उनको जो पहले पैसा एडवांस में दे दिया है, अग्रिम भुगतान कर दिया है, मेरे लिए वो अग्रिम भुगतान, मेरे लिए वो एसेट है, मेरे लिए संपत्ति है। मैंने 5,000 रुपए जमा है। तुम्हारे पिताजी के लिए 5,000 रुपए उन्होंने लिए हैं, तो 5,000 रुपए जो लिए हैं उनके लिए वो दायित्व है। अभी वो उनकी आय नहीं है, मेरा खर्चा नहीं, यस सर। मेरा मेरा भी, मैंने भी व्यय नहीं किया, मेरा व्यय नहीं है, ना उनकी आय है, ना मैंने यस खर्चा सर। किया, ना उन्होंने, उनकी आय हुई है। जब वो मुझे टमाटर दे देंगे तो मेरा 8,000 रुपए मेरा व्यय हो जाएगा, और उनकी 8,000 रुपए उपार्जित आय हो जाएगी।
अच्छा उस 8,000 उपार्जित आय में उनको 5,000 मिल चुके हैं, 3,000 रुपए अभी भी मिलना बाकी है। ठीक है, अच्छा तो जब तक उन्होंने जिस चीज के लिए उनको पैसा मिल रहा है, जब तक वो काम उन्होंने नहीं किया है, तब तक वो उनकी उपार्जित आय नहीं कहलाएगी। अगर पैसा पहले मिल जाता है तो अनुपार्जित आय कहलाती है। तो अच्छा अकाउंटिंग में अकाउंट्स कहता है कि पैसा मिलना या ना मिलना वो महत्व नहीं रखता, वो महत्व नहीं रखता पैसा मिलना या ना मिलना। महत्व ये रखता है कि जिस चीज के लिए काम, जो काम है वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है। मान लीजिए अच्छा मैं एक और उदाहरण देता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मान लीजिए मैं एक क्लिनिक पेशेंट देखता हूँ। मैंने एक पेशेंट को देखा, उस पेशेंट को देखा, उस मरीज को देखा, और उससे मेरे को 500 रुपए की फीस मिलनी है। तो मैंने पेशेंट को देख लिया, तो वो मेरी उपार्जित आय हो जाएगी, अक्रूड इनकम हो जाएगी। अगर वो मुझे नहीं अच्छा अक्रूड इनकम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने तो अपना काम कर दिया, अब मुझे उससे पैसा लेना है। लेकिन मैं उसको देखने से पहले एडवांस ले लेता हूँ, उसको पहले ले लेता हूँ पैसा, तो पैसा तो मुझे मिल गया, लेकिन वो अभी मेरी आय नहीं है, मेरा दायित्व है, वो मेरी अनुपार्जित आय कहलाएगी। तो पहले ये फर्क दोनों में है। अगर जिस चीज के लिए मैं पैसे ले रहा हूँ वो काम मैंने अगर कर दिया है अच्छा तो मेरी उपार्जित आय हो गई, अगर नहीं किया है तो अनुपार्जित आय। अकाउंट से में पैसा मिलना या पैसा न मिलना ये महत्व नहीं रखता है। अकाउंट्स के अंदर आय किसको बोलते हैं या व्यय किसको बोलते हैं? जब हमने सामने वाले से सेवाएं ले ली, मैंने काम करा लिया किसी से, तो मेरा व्यय हो गया। मैंने अपनी सेवाएं दे दी या मैंने जो चीज देनी थी वो दे दी, तो वो मेरी आय हो गई, भले ही पैसा मिला हो या नहीं मिला हो। अकाउंट्स इस ढंग से चलता है। अच्छा एक और उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण, एक मेरे यहाँ कर्मचारी काम करता है, ठीक है। अभी मेरे को नियम के हिसाब से जब वो महीना पूरा होगा तो मेरे को उसको तनख्वाह देनी है। तो मेरे यहाँ काम कर रहा है, दिसंबर का टाइम है, मुझे उसको 3,000 रुपए का वेतन देना है। जब दिसंबर खत्म हो जाएगा, अगर मैंने उसको वेतन नहीं दिया तो भी वो मेरी व्यय कहलाएगा। उसको मैं क्या बोलूंगा? अदत्त व्यय, अनपेड व्यय। अगर मैंने वेतन नहीं दिया है, व्यय हो गया मेरा। व्यय क्यों हो गया मेरा? क्योंकि मैंने उससे काम करवा लिया है 1 महीने, सेवा प्रदान कर लिया सर। उसने सेवा प्रदान कर दी है, मैंने उसकी सेवाएं ले ली, सर बिल्कुल सही। तो मेरे लिए व्यय हो गया, भले ही मैंने अभी उसको पैसा दिया हो या फिर नहीं दिया। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। सर ये बात समझ में आ गई आपको? सर तो आप बताइए, इसमें आप डाउट क्या आ रहा है उपार्जित आय में और अनुपार्जित आय में? सर उपार्जित आय को सर अर्जित आय भी बोल सकते सर। अर्जित आय भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। उपार्जित आय को अर्जित आय भी बोल सकते हैं। सर उपार्जित आय जो हमने ग्रहण कर ली और अनुपार्जित आय जो हमने ग्रहण नहीं की। उपार्जित आय का मतलब होता है जिसको पाने का हमें हक मिल जाता है, हकदार हो जाते हैं उस पैसे को पाने का, वो हमारी उपार्जित आय है। अच्छा अनुपार्जित आय वो ही जिसका अभी हमें हक नहीं है, हमें मिल तो गया है पैसा, लेकिन अभी मैं हकदार नहीं हूँ उस चीज का, अभी मैं उस पैसे को पाने का हकदार नहीं हूँ, उसको हम अनुपार्जित आय कह सकते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले आ गई यस सर। सर, आ गई। आ गई सर, आ गई, अच्छे से समझ में आ गई। अच्छा ठीक है। तो मैंने अब आपको जो 5वीं शीट है उसके अंदर मैंने आपको हिंदी में भी बना के दिया है। उसमें मुझे टाइम बहुत लगा, मैं हर चीज हिंदी में नहीं बना पाऊंगा साथ साथ में। ये जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट ये इसकी अवधारणा है अकाउंटिंग की। लेखांकन समझने के लिए ये अकाउंट, हम जो सामान्य भाषा में जिसको आय और व्यय कहते हैं, वो अकाउंटिंग में, लेखांकन में आय और व्यय से थोड़ा अलग। सामान्य में हमने पैसे दिए तो खर्चा हो गया, हमको पैसे आए तो आय होगी। अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग कहता है पैसे दिए तो खर्चा नहीं हो गया। अकाउंटिंग दिए, पैसे दिए तो क्या आपने सेवाएं ले ली? सेवाएं ली तब खर्चा, सिर्फ पैसे देने से खर्चा नहीं है। अगर सेवाएं नहीं ली हैं, पैसे दे दिए, तो आपकी संपत्ति, उसके बाद जमा है पैसे, उसके बदले में आप सेवाएं बाद में ले सकते हो, कि बाद में ले सकते हो। अगर मैं दिसंबर के महीने में किसी को जनवरी का वेतन दे देता हूँ, जनवरी का वेतन अभी दे दिया दिसंबर में, तो वो मेरे लिए व्यय नहीं हुआ। अभी तो जनवरी में वो काम करेगा, जब वो काम कर लेगा तब वो मेरा व्यय होगा। अभी वो व्यय नहीं है, अभी वो मेरा, उसके पास पैसे जमा है, वो मेरी एसेट्स है, मेरी संपत्ति है। संपत्ति इन द सेंस कि जो मैं पैसे जमा है, उस पैसे के बदले में मैं भविष्य में उससे काम ले सकता हूँ। संपत्ति क्या होती है? संपत्ति वो चीज होती है जिसका भविष्य में आपको कोई लाभ होना है। लाभ क्या होना है? या तो आपको उसके बदले में पैसे मिलने हैं, या आपको उसके बदले में कोई चीज मिलनी है।
जो आपको बिजनेस चलाने में मदद करती है। तो ऐसी कोई चीज मिलनी है या पैसे मिलने हैं मेरे को भविष्य में, तो उसको हम संपत्ति कहते हैं। मैंने जमीन खरीदी, जमीन को मैं बाद में बेच सकता हूँ, मैं उस पर धंधा कर सकता हूँ, उसमें दुकान लगा सकता हूँ, उसमें फैक्ट्री लगा सकता हूँ, तो वो जमीन मेरी संपत्ति है। मैंने किसी को पैसे दे दिए एडवांस में, अब वो पैसा मुझे वापस मिलेगा भविष्य में, तो वो मेरी संपत्ति है। मैंने किसी को वेतन दे दिया एडवांस में, अग्रिम वेतन दे दिया, उसको अगले महीने का वेतन दे दिया, उसके बदले मुझे सेवाएं देगा, वो मेरी संपत्ति है। तो संपत्ति वो चीज होती है जिसके जो भविष्य मिलेगा। हाँ जी बोलिए। कोई कुछ सर कह कभी रहा? डूब जाए तो? डूब जाए तो वो हानि हो जाएगी, फिर डूब जाएगा तो हानि हो जाएगी। अभी तो हम जब तक वो डूबता नहीं तब तक संपत्ति, डूबने के बाद डूबने के बाद वो हानि हो जाएगी। ठीक है, जब तक नहीं डूबता तब तक वो संपत्ति है हमारी। ठीक है, और इसी ढंग से दायित्व भी होता है। हमें किसी ने पैसा, जैसे हमने दिया किसी को, तो हमें भी किसी ने दे दिया पैसा। तो भाई अभी तो मैंने उसके बदले में उसको ना सामान दिया है, ना मैंने उसको सेवाएं दी है, तो वो मेरे लिए दायित्व है, वो मेरे लिए दायित्व है। तो इस हिसाब से ये चीजें होती है। इज दैट ओके? यस सर। और Yes, इसमें sir. और इसमें कोई संशय है, किसी को कोई डाउट है, कोई दुविधा है, बताइए। नो सर। ठीक है, अब मैंने आपको शीट्स भेजी है, मैंने आपको कुछ शीट्स भेजी है। ठीक है, मैंने आपको जो शीट्स भेजी है उसके अंदर मैंने एक 5वीं शीट में कुछ हिंदी में भी लिख के आपको दिया है। आप वो उसको भी आप कोशिश करेंगे करने की। और आप हाँ बोलिए। सर शीट नंबर 3 का तीसरे का जे वाला और चौथे का जे वाला समझ नहीं आ रहा। अच्छा एक शीट नंबर 3 का ना? नहीं सर 5। अच्छा शीट नंबर 5, ओके ठीक है। ग्रुप बी शीट नंबर 5 का, ओके ठीक है। ये मैंने आपके लिए शीट नंबर 5 खोल दी यहाँ पे। और इसका क्या, तीसरे क्वेश्चन का जे वाला देखिए, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। हमने वाई से ऋण लिया, वाई से हमने ऋण लिया। तो पहले तो ये बताओ, जब हमने ऋण लिया तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? इसको हम कैसे दिखाएंगे जब हमने ऋण लिया? जब हमने ऋण लिया तो एक तो हम सर कैश में प्लस और लायबिलिटी में प्लस। कैश में हम प्लस कर देंगे 20,000। लाइब्रेरी में प्लस कर अनक्रेडिट वाला। लाइबिलिटी का नाम होगा वाइज लोन, वाई का लोन, ये लाइबिलिटी में भी प्लस हम कर देंगे। वाई का लोन लाइबिलिटी में भी हम प्लस कर देंगे 20,000। हमने वाई के लोन में भी जोड़ दिया और हमने क्या किया, कैश में भी जोड़ दिया। यहाँ तक तो क्लियर है सबको? जी सर ये कर लिया था। यस सर। अब ये वाई का जो लोन है ना 20,000 रुपए, ये अब ये क्या दिखा रहा है? ये हमें दिखा रहा है कि हमें ये जो चीज है यहाँ पर जो आपको दिख रही है, ये हमें दिखा रहा है कि वाई को हमें लोन, वाई के लोन में जोड़ने का मतलब ये हो गया कि वाई को हमें 20,000 रुपए लोन ऋण चुकाने हैं। दायित्व आ गया हमारे पर, जब हमने उससे लोन ले लिया तो हम पर दायित्व आ गया 20,000 रुपए उसको देने का। जे ट्रांजेक्शन हमसे क्या कह रहा है? जे ट्रांजेक्शन हमसे ये कह रहा है कि इस ऋण पर 2,000 रुपए आपको और देने हैं। इस ऋण पर 2,000 रुपए आपको और देने। तो 2,000 रुपए हम वाई के लोन पे हम जोड़ देंगे, 2,000 रुपए हम और जोड़ देंगे। भाई किस बात के जोड़ देंगे? ये ब्याज के जोड़ देंगे, पैसा नहीं मिला। ये देखिए दोनों केस में यही हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक चीज समझने वाली क्या चीज है, समझने वाली मुख्य बात ये है कि यहाँ पर भी, इस जगह भी अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ पर भी वाई का लोन मैं जोड़ रहा हूँ, यहाँ पर भी वाई का लोन जोड़ रहा हूँ। लेकिन जब ऊपर वाले में मैं जोड़ रहा हूँ तो वो इसलिए जोड़ रहा हूँ कि वहां पर मुझे उससे पैसे मिले हैं, नकदी प्राप्त हुई है। यहाँ पर भी जोड़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर किस लिए जोड़ रहा हूँ? ब्याज का जोड़ रहा हूँ। अब वो कह रहा है भाई 20,000 पे इंटरेस्ट भी तो देना है आपको। इंटरेस्ट ये मेरे लिए व्यय है, खर्चा हो गया, ये मैंने पैसा यूज उसका इस्तेमाल किया, उसके बदले में मुझे ये ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है किसी का पैसा आप इस्तेमाल करते हो, उसके बदले में जो, जैसे आप मकान रहते हैं किसी का, ये एक तरह का ब्याज भी तो किराया ही है। आप किसी का मकान लेते हो, उसको किराया देते हो, उसका मकान इस्तेमाल कर रहे हो। किसी का पैसा इस्तेमाल करते हो तो उसको किराया ना कह के अपन ब्याज कहते हैं। भाई किसी की दूसरे की चीज, किसी की दूसरे की चीज का इस्तेमाल करोगे तो उसको कुछ, उसके लिए आपको उसको कुछ क्षतिपूर्ति, उसको कुछ उसके लिए मुआवजा या उसके लिए कुछ पैसा उसको देना पड़ेगा ना। उसके अलग अलग नाम है।
हम किसी की संपत्ति का इस्तेमाल करते हैं, जमीन का, मकान का, दुकान का, तो उसको किराया कहते हैं। किसी का पैसा इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम ब्याज कहते हैं। तो ये है कुछ नहीं है, ये है तो वही चीज जो हम किसी की चीज इस्तेमाल करें। तो अब वो वाई कहता है कि भाई वाई का 20, अब वाई को हमें 20,000 रुपए देने थे पहले, यहाँ पे हमें वाई को 20,000 रुपए देने थे, अब वाई को 2,000 रुपए और देने हैं अपने को। ये वाई का ऋण जोड़ा, यहाँ पे भी हमने वाई के ऋण में जोड़ दिया। यहाँ पे हमें नगद प्राप्त हुआ था इसलिए वाई का ऋण जोड़ा था, यहाँ पे हमें उसमें ब्याज देना है इसलिए वाई के ऋण में जोड़ना है। तो देना, अब ये दोनों लेन देन के बाद में आज की डेट में अब हमें वाई को 22,000 रुपए देने हैं। वाई को अब हमें 22,000 रुपए, वाई को 22,000 रुपए देने, वाई को 22,000 रुपए देना। 22,000 मतलब 20,000 का ऋण और 2,000 उसमें ब्याज और जोड़। जब हमने वाई को पैसा देने जाएंगे तो वाई कहेगा भाई 20,000 रुपए तो दिए वो, और 2,000 ब्याज, अब आप 22,000 रुपए दीजिए। तो हमारा जो दायित्व है वाई की तरफ वो 20 से बढ़कर 22 हो गया। 2,000 किस बात के जोड़ गए? ब्याज की जोड़ गए उसके अंदर। ये मतलब है इस चीज का। जी सर। ठीक है, हाँ। 4 का जे एक चैट चौथे का जे सर। समझ में आया है ना ये पॉइंट? इसमें कुछ डाउट हो? यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा है 4 का जे। 4 का जे, उपार्जित 2,000 का उपार्जित कमीशन नहीं प्राप्त हुआ। अब हमने 2,000 का कमीशन उपार्जित तो कर लिया लेकिन मिला नहीं अपने को। तो उपार्जित कर लिया मतलब वो रेवेन्यू हो गई हमारी, ऋण में जुड़ेगा ना, और रेवेन्यू में ना। हाँ, तो हमारा कमीशन रेवेन्यू और आय में हम 2,000 रुपए जोड़ेंगे, आय हो गई हमको, और इसको बोलेंगे अक्रूड कमीशन। और सब जब प्राप्त हो जाएगी तो फिर कैश में जोड़ देंगे। हाँ, अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन संपत्ति, अक्रूड कमीशन माने उपार्जित आय। उपार्जित आय मतलब उपार्जन कर ली लेकिन मिली नहीं। अब जब ये पैसा बाद में वो देता है अपने को, मान लो बाद में, अभी नहीं दिया उसने, बाद में देगा, तो हम उसको क्या करेंगे? कैश में हम प्लस करेंगे, रेवेन्यू में ना रेवेन्यू में नहीं, अक्रूड कमीशन को हम माइनस कर देंगे। अक्रूड कमीशन को हम माइनस कर देंगे। पहले अक्रूड हो चुका है, हमने उसको जोड़ रखा है अक्रूड में, पहले हमने उसको मान रखा है अपना अक्रूड कमीशन दायित्व, है ना, हमने पहले ही उसको अपना वो मान लिया। अब देखिए ये क्या चीज हुई, ये जो है ना एक तरह का हुआ कि उधारी वाला काम हुआ। ये कमीशन हमने कमीशन तो हमने कमा लिया, ठीक है था, कमीशन हमने कमा लिया, कमीशन हमारा हमने कमा लिया, तो कमीशन तो हमारा हो गया, लेकिन हमें मिला नहीं है। मिला नहीं है तो जिससे लेना है उसको हमने क्या मान लिया? अपना डेटर मान लिया, ठीक है, उससे लेना है पैसे उससे। लेकिन डेटर के नाम की जगह हम उसकी जगह कौन सा अकाउंट यूज कर रहे हैं? अक्रूड कमीशन यूज कर रहे हैं, उपार्जित आय खाता। ये भी एसेट है, डेटर भी एसेट होता है, ये भी एसेट है। तो जब ये व्यक्ति हमें पैसा बाद में देगा तो डेटर को हम क्रेडिट कर देंगे, उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और कैश को हम प्लस कर देंगे। क्रेडिट कर देंगे मतलब उसको माइनस कर देंगे, अभी लेना है उससे तो हमने जोड़ दिया, जब वो दे देगा तो उसमें से घटा देंगे और कैश में जोड़ देंगे। तो ये ऐसे चलता है। यस सर। ठीक है, ये पॉइंट अभी मुझे नहीं मालूम, ये क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसके अंदर तो पहले पूछिए। उपार्जित आय का मतलब ये हुआ कि कमीशन जो हमने कमा लिया लेकिन हमें मिला नहीं है। तो अकाउंटिंग में जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि लेखांकन के अंदर ऐसी आमदनियों को हम अपनी आय मान सकते हैं जो हमें मिली नहीं है लेकिन हमको मिलनी है। हमने अपना काम कर दिया। मैंने आपको डॉक्टर का उदाहरण दिया, तो डॉक्टर ने पेशेंट को देख लिया, तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर अगर मान लीजिए एक डॉक्टर का केस, उसने पेशेंट को देख लिया, तो पेशेंट को देख लिया, पैसे नहीं मिले, तो वो फीस जो डॉक्टर की है वो उसकी रेवेन्यू है, आय है, उसमें वो जोड़ देगा और उसको बोलेगा अक्रूड फीस बोलेगा, अक्रूड फीस बोलेगा, अक्रूड फीस बोलेगा और उसके अंदर जोड़ देगा। जब वो पेशेंट बाद में आके पैसा दे देगा तो वो क्या करेगा? कैश में जोड़ देगा, अक्रूड में से माइनस कर, अक्रूड में से माइनस कर देगा, अक्रूड फीस में से माइनस कर देगा। भाई आप अक्रूड फीस तो आ गई उसको, ठीक है, कैश में जोड़ देगा और अक्रूड फीस में माइनस कर देगा, ठीक है, ये ऐसी चीज है। तो जब देख रहा है वो पेशेंट को, जब तक वो पैसे नहीं मिले हैं उसको, लेकिन देख लिया, तो जब उसने पेशेंट को देख लिया तो उसने कमा तो लिया है ना। मेन चीज ये समझनी कि जब उसने पेशेंट को देख लिया मतलब उसकी आय हो गई, नहीं मिली सर उसने अपना काम कर दिया, तो उसने अपना पैसे मिले काम हो ना मिले, पैसे मिले या ना मिले, उसने अपना काम कर दिया
और चूंकि उसको पैसे चूंकि नहीं मिले हैं, अभी तक मिलना बाकी यस है, सर। इसलिए उसको हमने एक्रूड मान लिया, जिससे मिलने, ये उसका खाता है जिससे पैसे मिलने हैं। और जब ये व्यक्ति अपने को पैसे दे देगा तो इसको क्रेडिट कर दे, इसको माइनस कर देंगे और कैश में जोड़ देंगे, ऐसे। यस सर। एक डाउट पूछा गया है मेरे से, फर्स्ट का 9 और पहला एल, ये घनश्याम पटेल ये समझा नहीं मैं, क्या एल वाला पूछ रहे हो क्या? सर ये आई वाला ऊपर वाला सर। अच्छा अच्छा, ये टेलीफोन के बिल का अग्रिम भुगतान किया, चलो ये वाले बता देता हूँ। फिर ये हमारा सर खर्च नहीं हुआ सर, इसमें अग्रिम भुगतान कर दिया था। अग्रिम भुगतान किया तो खर्चे जमा है पैसे हमारे उसके पास, अगले महीने हमको देना नहीं है, तो अग्रिम जब भी भुगतान करते हैं तो इसको हम प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं, अग्रिम भुगतान का खाता। तो इसको हम बोलेंगे जिसका लाभ हमें भविष्य में मिलेगा। इसका लाभ हमें भविष्य में मिलेगा, प्रीपेड टेलीफोन बिल, ये प्लस कर दो, ये हमारी एसेट है। प्रीपेड टेलीफोन ले लो, इतना लंबा नाम लेने की जरूरत नहीं, प्रीपेड टेलीफोन एसेट है, इसमें आप प्लस कर दो 900 रुपया, 1900 रुपया, ये आपका प्लस हो जाएगा। और आपने उसको क्या दिया, आपने उसको कैश दिया, तो आप कैश के अंदर एसेट में से माइनस कर दो उसको, ये कैश में से माइनस कर दो, ठीक है, ये हमने माइनस कर दिया, बस। कैश तो जा रहा है, कैश तो जा रहा है, कैश तो कम हो रहा है हमारा, लेकिन ये अभी खर्चा नहीं हुआ हमारा। यस सर। हमारा खर्चा नहीं, अभी तो हमने अग्रिम भुगतान पहले दे दिया पैसा, तो खर्चा तो तब Yes, होगा sir. जब हम सेवाएं ले लेंगे, अभी तो हमने टेलीफोन बिल का पहले ही भुगतान कर दिया, तो ये हमारा खर्चा नहीं, ठीक है। दूसरा एक फर्स्ट क्वेश्चन का मुझसे पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन का एक डाउट पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन का 9th वाला। देखिए, किराया प्राप्त हुआ 25,000 रुपए, लेकिन अर्जित उसमें से सिर्फ 20,000 ही किए, मिला है 25,000 रुपए, है ना। एक सेकंड के लिए रुकेंगे, एक सेकंड मुझे पॉज दीजिए, बच्चा आ रहा है, ठीक है ना, ये जस्ट अ मिनट। ओके, अब देखिए ये 9th वाला, जो फर्स्ट का 9th वाला जो पूछा गया है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या है कि रेंट रिसीव्ड 25,000 रुपए मिले और हमने अर्जित किए सिर्फ 20,000 रुपए। तो जब 25,000 रुपए मिल गए तो इसका मतलब मिल गए, मतलब नगद, तो हम कैश में ऐड करेंगे 25,000 रुपए, 25,000, लेकिन अर्जित तो 20,000 ही किए ना, तो रेवेन्यू, इसको क्या किराया है, तो रेंट अक्रूड सॉरी हाँ, वो रेंट रिसीव या रेंट अर्न, जो आपने रेंट कमाया है वो तो सिर्फ आपने 20,000 ही कमाया, आप तो फिर अक्रूड रेंट 5,000। नहीं, ये साहब अनअक्रूड है, अनुपार्जित है, आपने कमाए 20 लगा, लेकिन मिले 25, ज्यादा मिल गए ना बेटा, सर लायबिलिटी, तो ये हो जाएगा अनअक्रूड, अनुपार्जित हो जाएगा, ये अनुपार्जित हो जाएगा, ये अनअक्रूड हो जाएगा। ओके सर। लायबिलिटी हो जाएगा। अगर ये हमें कम मिलते तो ये उपार्जित हो जाता, ये लायबिलिटी हो जाएगा। हमने कमाए तो 20,000, रेवेन्यू तो हमारी 20,000, अर्जित तो हमने 20,000 की, लेकिन मिल गए हमें 25,000, ठीक है। तो ये 5,000 रुपए ज्यादा मिल गए हैं, ये हमारी अनअक्रूड है, अनुपार्जित किराया, ठीक है, ये हमारा अनुपार्जित, ये इस चीज के अंदर, ठीक है। और बताइए, और क्या डाउट्स आ रहे हैं आप लोगों को? उसी सीट का 7th वाला, ये इसी 5th शीट का 7th वाला है ना? यस सर। फर्स्ट, ये इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का ही, अच्छा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए रेंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग एडवांस, अरे हमें मिल गए कितने, यहाँ पे भी वही बात है ना। देखिए ये 7th वाला और 7वां और ये जो अभी 9वां किया है, इन दोनों में बहुत थोड़ा सा भाषा का फर्क है, बाकी बात वही कही जा रही है। यस सर। ऊपर भी रेंट रिसीव्ड है हमारा 22,000 रुपए, रेंट हमको मिला है 22,000 रुपए का, तो हम मिलेंगे कैश, कैश के अंदर हम प्लस करेंगे 22,000 रुपए, 22,000 रुपए मिल गए, तो 5,000 हमें एक्स्ट्रा ही प्राप्त हुए, 5,000 रुपए में ज्यादा, इसके अंदर
अनअक्रूड रेंट हमें दे रखा है इसके अंदर अनअक्रूड रेंट हमें दिया हुआ है कितना 5,000 रुपए हमने अर्जित 5,000 रुपए हमें दे रखा है। तो हमारी कैश है 22,000 रुपए का, अनअक्रूड रेंट है 5,000 रुपए का जो हमें वो दिया हुआ है कि अनअक्रूड है, अर्जित नहीं। तो 22 मिले 5,000 अर्जित नहीं, इसका मतलब रेंट अर्न, हमने जो रेंट अर्न किया होगा, रेंट अर्न जो किया होगा वो हमने 17,000 ही अर्न किया होगा, 17,000 ही अर्न किया। जब क्वेश्चन कह रहा है कि तुमको 22,000 मिल गए और 5,000 रुपए तुमने कमाए नहीं है, तो मतलब 22 में 5 नहीं कमाए तो 17 कमाए होंगे। यस ये इसके अंदर और दोनों भाषा में फर्क क्या है, यहाँ पे भी वही बात है। इसके अंदर भी अभी मैंने दोबारा लिखता हूँ 9th वाला, कैश जो है हमारे पास आया, वो कैश आया हमारे पास 25,000, 25,000 लेकिन अर्जित उसमें रेंट अर्न जो है, इसमें रेंट अर्न आपको दिया हुआ है 20,000 रुपए, 20,000 5,000 अनक्रूड अनअक्रूड है, अनुपार्जित है, अनुपार्जित है, ये हमारी लायबिलिटी। अब देखिए दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि ऊपर वाले जे केस के अंदर आपको अनुपार्जित दे रखा था तो आपने उपार्जित निकाल लिया, और इस वाले में 9th वाले में आपको उपार्जित दे रखा है तो आपने अनुपार्जित निकाल लिया, बस ये तो फर्क है। इसके इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैश कितना मिला वो दिया, आपको अनुपार्जित दिया, ये दोनों दे रखे थे। तो आपको जब ये दोनों दे रखे थे तो आपने ये वाली राशि निकाल ली, ये वाली राशि निकाल ली, है ना। आपने जो है इसकी गणना कर दी, आपने ये निकाल लिया आप, है ना। ये आपको मालूम पड़ गया कि कितना होगा, क्योंकि आपको ऊपर की 2 चीज दे रखी तो ये आपने निकाल लिया। नीचे वाले में क्या कहानी है, नीचे वाले के अंदर आपको कैश दे रखा है और आपको रेंट अर्न दे रखा है, ये दोनों दे रखे थे। तो जब ये दोनों दे रखे थे तो आपने यहाँ पर ये वाले अमाउंट निकाल लिया, ठीक है। इसके अंदर आपने अनुपार्जित निकाल लिया। तो दोनों में एक ही बात है, लेकिन एक के अंदर एक जानकारी दे रखी है और दूसरे में दूसरी जानकारी दे रखी है, बाकी दोनों एक ही जैसे, दोनों एक ही जैसे। यस सर। अब ये पूछा गया है कि फर्स्ट का 8th वाला भी पूछा है। अब मुझसे ये पूछा गया है कि साहब ये वाला जब इतना बता रहे हो तो आप ये भी बता दो, ये वाला भी बता दो। अब यहाँ पर भी वही बात हो रही है, यहाँ पे बताया गया है कि आपको प्राप्ति हुई है 30,000 रुपए की, तो 30,000 कैश हो जाएगा, 30,000 रुपए कैश आ गया आपको। 5,000 रुपए वो अनअक्रूड रेंट हो जाएगा सर 5,000 रुपए। 30,000 रुपए आपको नगद प्राप्त हुई, और रेंट जो आपने अर्न किया है, रेंट अर्न किया है तो वो आपका 25,000। 25,000 5,000 रुपए जो ज्यादा मिल गए वो अनअक्रूड हो गया, ये आपकी लायबिलिटी हो गई, ये चीज। तो इसके अंदर भी वही बात है, देखा जाए तो 8वां 9वां तो एक ही जैसा हो गया ना, 8वां 9वां तो एक ही जैसा हो गया। 8वें 9वें में फर्क थोड़ी, इसके अंदर इतना अर्जित किया और इतना मिला, इसके अंदर बोला इतना मिला और इतना अर्जित किया, इसके अंदर 8वें में एक जानकारी पहले दी है दूसरी बाद में दी, इसमें उल्टा कर दिया। इसके अंदर जो अर्जित किया वो बाद में दिया है, जो मिला वो पहले दिया है, बस यही फर्क है। दोनों के अंदर ये एक ही जैसा हो गया, दोनों क्वेश्चन 8वां और 9वां, बस दोनों में ज्यादा फर्क नहीं, तीनों सेम है। तीनों का सेम है। हाँ बस वो जान, अब देखिए इवन ये भी ऊपर वाला 5वां भी वैसे ही है सर। 5वां 6वां भी वैसे ही, लेकिन उसी जानकारी को अलग अलग ढंग से बन गया, उससे बन गए होंगे। ठीक है। आप बताइए इसके अंदर और, अच्छा एक और कुछ चैट है, 4th का H, ओके ठीक है। 4th का H इसको हटा देता हूँ, 4th का H, ये वाला। अब देखिए ये मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको, ये आपका इन दोनों से जुड़ा हुआ है, ये F जो है और ये H जो है ये एक दूसरे से जुड़े हुए। हमने P को उधार में सेवाएं दी हैं, P को उधार में सेवाएं दी, तो P हमारा क्या हो गया, डेटर हो गया, देनदार। P से हमें देता, P डेटर, और P को हम एसेट बोलते हैं, डेट जिससे हमें पैसा लेना है वो हमारी एसेट।
कितने से? 9,000 रुपए। भाई किस बात के 9,000 रुपए लेने? हमने सेवाएं दी, मान लीजिए इसको हमने, ये कंसल्टेंसी का बिजनेस है तो हम इसको फीस मान लेते हैं। हमने अपनी अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज समझिएगा, यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पे मैं एक्रूड फीस की जगह नाम लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें नाम दे रखा था और ये हमारा बिजनेस है, तो मैं यहाँ पे एक्रूड फीस भी लिख सकता हूँ। ये पी की जगह मैं एक्रूड फीस भी लिख सकता हूँ। पी से पैसे लेने 9,000 के, क्योंकि पी को हमने सेवाएं दी है, 9,000 रुपए हमारे। अब आप कहोगे सर कहाँ पे नाम लिखना है, कहाँ पे नहीं लिखना, वो मैं धीरे धीरे आपको सर नाम लिखना जरूरी है? नहीं जरूरी भी नहीं है, लेकिन कई जगह लिखते हैं, कई जगह कभी नहीं लिखते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करूंगा धीरे से समझाने का। अभी के लिए आप इतना रखो, अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो आप नाम लिख दो, नहीं दिया तो एक्रूड फीस लिख दो। तो ये एक तरह से एक्रूड फीस है जो हमें मिलनी है। अब जब वो पैसा देने आया हमारे पास में 9,000 रुपए, तो हमने उससे कहा तुम 8,800 रुपए दे दो हमें बस, और बाकी का हमने छूट दे दी उसको। फुल सेटलमेंट माने उसने अपना भुगतान पूरा कर दिया, पूरा कर दिया। तो हमने उससे कितना लिया? कैश लिया। कितना कैश लिया? तो डिस्काउंट बना 8,800। हाँ 8,800, 8,800 ये कैश ले लिया। फिर हमने उसको डिस्काउंट दिया, सर 200 का। 20 रुपए का, 20 रुपए का, 200 रुपए। 200 रुपए का। ये हमारे लिए व्यय हो गया, ये व्यय हो गया। और जो पी डेटर है हमारा, पी डेटर है हमारा, ये पी डेटर है, वो हमारी एसेट में हम माइनस 9,000। 9,000 रुपए माइनस करते हैं, 9,000 रुपए हम माइनस करते हैं। हम क्या करेंगे, कैश में 8,800 जोड़ेंगे, 200 रुपए का हम डिस्काउंट देंगे, ठीक है, और 9,000 रुपए हम डेटर में से माइनस करेंगे। सर इससे भले उसने 8,800 दिए। तो हमने खुशी खुशी लिया उससे, उसने जानबूझ के थोड़ी दिया है। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8,800 का से 8,800 से पूर्ण भुगतान किया उसने। पूर्ण भुगतान का मतलब हमने कहा ना उसको, बिना हमारी मर्जी के तो डिस्काउंट होगा नहीं। और हमने फुल सेटलमेंट का मतलब होता, फुल सेटलमेंट का मतलब होता हमने खुशी खुशी उसको 200 रुपए का डिस्काउंट दिया, हमने अपनी मर्जी से दिया। उसने मांगा भी होगा तो हमने कहा चलो ठीक है दे दो। कहीं कहीं जाते हैं हम बाजार में सामान लेने के लिए, है ना, उसने कहा 100 रुपए का, हमने कहा भैया 90 रुपए में दोगे क्या? होता है कि नहीं होता? तो जबरदस्ती थोड़ी खरीद के लाते हैं, सामने वाला कहता है ठीक है 90 दे दे, तभी तो हम लाते हैं उसे। जबरदस्ती दुकान से थोड़ी उसे उठा के भाग के ले आते कि 90, ऐसा तो होता नहीं है। हम सब्जी खरीदते हैं, हम उसे मोल तोल करते हैं तो खुशी खुशी देता है वो, सामने वाला भी डिस्काउंट दे रहा है और हमको मिल रहा है। यहाँ पर हमने उसको खुद डिस्काउंट दिया है। जब ये फुल सेटलमेंट बोला जाए या पूर्ण भुगतान वर्ड इस्तेमाल किया जाए तो मान के चलिए कि हमने अपनी मर्जी से उसको डिस्काउंट दिया। जी सर। ठीक है, अब थर्ड का के जे के ये। अब ये फर्नीचर बिजनेस से निकाला, व्यक्तिगत इस्तेमाल के। कैसे माइनस हो जाएगा? फर्नीचर से ना? हाँ फर्नीचर से, और ड्राइंग में प्लस हो, माइनस। हाँ ड्राइंग में प्लस, अभी ड्राइंग मैंने अलग से आपको बताया नहीं है, तो आप फर्नीचर में से माइनस कर दो, फर्नीचर में से घटा दो आप, और कैपिटल में से घटा दो। और अगर आप ड्राइंग्स बना रहे हो तो ड्राइंग्स के अंदर ऐड करते हैं ये। और इसका एक और तरीका होता है, जब पूछा ही है तो मैं वो आ ही गया बोलने में, तो मैं उसको लिख देता हूँ। और या और इसको हम दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। दूसरे ढंग से कैसे कर सकते हैं कि मैं फर्नीचर में माइनस कर दूं, और उसको ड्राइंग्स मान लूं। ड्राइंग्स एसेट होती है, संपत्ति, जैसे कैपिटल पूंजी होती है, उसने लगाया, तो ड्राइंग वो पैसा है जो ओनर ने निकाला है, तो हम ड्राइंग में ऐड कर सकते हैं। तो ड्राइंग करने से कोष्टक बनाना पड़ता है। ड्राइंग जो होती है वो कैपिटल का उल्टा होता है। तो अगर हम कैपिटल ले रहे हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, कैपिटल में से माइनस होगा ना, ये गलत है, ये कैपिटल में से माइनस होगा, ये कैपिटल में माइनस होगा, ये कैपिटल में माइनस होगा, ये कैपिटल में माइनस होगा। या तो मैं कैपिटल में से माइनस कर दूं, मेरे पास एक विकल्प ये है कि मैं कैपिटल में से घटा दूं उसको, मैं कैपिटल में से उसको घटा दूं, या कैपिटल में से घटाऊं, या मैं ड्राइंग्स में जोड़ दूं, वो एक ही बात है। इसको मैं आगे
आगे हम ड्राइंग से यूज करेंगे। जैसे मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है तो ब्याज, सर कैपिटल उतना ही रह जाएगा ना, फिर जो ड्राइंग उससे घटा देंगे फर्नीचर से तो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कैपिटल उतना ही रह जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं साल के अंत में पूरी ड्राइंग्स का जो टोटल होता है वो एक साथ कैपिटल से घटा देते हैं। जी अभी नहीं घटाते, साल के, जिससे हमें मालूम पड़ जाए ओनर ने जो बिजनेस का मालिक है, जो बिजनेस का स्वामी, उसने बिजनेस में से कितना कितना निकाला, तो हम जोड़ते जाते और साल के अंत के अंदर हम कैपिटल का जो ड्राइंग का टोटल होता है वो कैपिटल में से एक साथ घटा देते हैं। ऐसा हम करते हैं। यस सर। जी सर। ठीक है, तो अब आप लोग इन क्वेश्चंस को खत्म करेंगे और ये मैं आपको एक शीट भेजूंगा, 6th वाली शीट। 6th वाली शीट में आपको दिखा रहा हूँ 2 मिनट के लिए। ये 6th शीट मैंने भेज दी है आपको। 6th शीट के अंदर सिर्फ थ्योरी है, अभी आप कोई जाइएगा नहीं, मुझे अटेंडेंस देनी है आप सबकी। ये 6th शीट जो है अभी मैं भी एक ग्रुप को आने नहीं दे रहा हूँ, रोक के रखा हूँ आपके अटेंडेंस के बाद, जिससे मुझे मालूम पड़े कि ये 6th शीट में सिर्फ थ्योरी है। इसके अंदर मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों देने की कोशिश की है और मैंने इसको थोड़ी सी बड़ी मेहनत से बनाया, और आप इसको पढ़िए, इसमें डाउट आएगा तो मुझसे बताइएगा। तो जिससे कि मैंने ये यस सर। इसलिए दिया है कि आपको समझ में आ जाए। फिर मैं आपको 7th शीट एक दूंगा, 7th और 8th शीट आगे भेजूंगा, वो भी मेरी तैयार हो रही है, तो जिसके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। अच्छा, ये जैसे ये मैं देखता हूँ कौन सी, यही हो सकता है मैं यही भेज दूं 7th शीट में, अभी मैं बना रहा हूँ ये 7th शीट में। इसके अंदर आपको कॉलम में बनाने, ये जो शीट है ये आपको कॉलम में बनाने, तो मैं इसको अभी थोड़ा सा ठीक कर रहा हूँ शीट को। अभी इसमें कुछ करेक्शंस बाकी हैं, करेक्शंस करके कुछ सुधार बाकी है, वो करके ये शीट में भेजूंगा। तो ये 7th शीट को आपको करना रहेगा।